तो मैं फिर से लेक्चर को स्टार्ट करता हूं क्योंकि आवाज शायद बीच में गड़बड़ हो गई है, फिर इको होने लगा। अरे यार क्या प्रॉब्लम है आज। सारी वॉइस मिक्स हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा एक मिनट, मैं ऑफलाइन करता हूं और फिर से ऑनलाइन करता हूं बेटा, ठीक है। मैं एंड करता हूं फिर से स्टार्ट करता हूं, आप लोग इंतजार करना, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अभी एंड करके फिर से स्टार्ट करता हूं, इंतजार करना मेरा। मैं फिर से 5 मिनट में फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। अभी ठीक है? हेलो, अब ठीक जा रही है आवाज? सर अभी स्टार्ट करिए आप। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं। तो मैं वही बता रहा था कि लेक्चर 1 जो मैंने लिया उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करी। उसके बाद में ये आपका रिवीजन स्लाइड है कि कैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स का। उसके बाद मैंने देखा कि ये एलोस्टैटिक कंट्रोल पढ़ा दिया था, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ा रहे थे रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस एंड प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन, ये मैं पढ़ा रहा था। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं। अब आवाज ठीक जा रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर अभी ठीक है, बिल्कुल ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। तो वही मैं कह रहा था कि रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि एक ग्रुप आते हैं जो किसी एंजाइम से रिवर्सिबली बाइंड करते हैं। मतलब जब हमें जरूरत है कि एंजाइम के एक्टिविटी को रेगुलेट करो, तब वह पर्टिकुलर ग्रुप आपके एंजाइम से बाइंड करेंगे, ठीक है। इस एंजाइम को मॉडिफाई करेंगे, जब काम समाप्त हो जाएगा ये ग्रुप निकल के चले जाएंगे, एंजाइम फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। यही है रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो हमें बता दें आप लोग। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बता दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सब दिक्कत सब सही है। तो यहां कुछ ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि फास्फोरिल ग्रुप, एडेनिलिल ग्रुप, इरिडिलिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिबोसिल ग्रुप। ये सब ग्रुप क्या है कि एंजाइम पर बाइंड करते हैं। इनका बाइंडिंग साइट भी अलग अलग होता है। जैसे कि एटीपी का बाइंडिंग साइट है टायरोसिन, एंजाइम में बाइंड करते हैं। एंजाइम में होता है प्रोटीन, प्रोटीन से मिल के बना है एंजाइम, तो उसी प्रोटीन जो है आपका अमाइनो एसिड से बना हुआ है टायरोसिन से, तो टायरोसिन पे एटीपी बाइंड करेगा, यहां भी टायरोसिन से एटीपी बाइंड करेगा। तो इस तरीके से मॉडिफाइंग ग्रुप बाइंड करके किसी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो हमें बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जिस ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है एंजाइम को कोवेलेंटली मॉडिफाई करने के लिए, वह ग्रुप है फास्फोराइलेशन। इसका सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स फास्फोरिल ग्रुप का ही इस्तेमाल किया गया है बायोलॉजिकल साइंस में एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए। इसके केस को अलग से पढ़ेंगे, तो चलते हैं उस केस की तरफ, ठीक। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरह से तो पूछिए। दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे फास्फोरिल ग्रुप का केस। इसमें क्या होता है कि जब फास्फोरिल ग्रुप को किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन में अटैच करोगे तो उसको कैटालाइज किया जाता है प्रोटीन काइनेज के द्वारा, ठीक है। तो यहां मैंने एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल लिया है। ग्लाइकोजेन फास्फोराइलेज एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजेन के कैटाबोलिज्म में हेल्प करता है। यह एंजाइम दो फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोराइलेज ए एंड बी। इस दो फॉर्म में यह एंजाइम पाया जाता है। तो इनका दो फॉर्म जो है उसमें से एक फॉर्म जो बी फॉर्म का है ये लेस एक्टिव होता है, दूसरा जो फॉर्म ए है ये आपका ज्यादा एक्टिव होता है। तो लेस एक्टिव से मोर एक्टिव में कैसे कन्वर्ट हुआ, यहां पर फास्फोराइलेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्या यह बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की मदद से समझते हैं कि फास्फोराइलेशन का इफेक्ट कैसे होता है। तो फास्फोराइलेज बी जो है ये लेस एक्टिव एंजाइम होता है। इस पर इसके साइड चेन पर 14th पोजीशन पर एन टर्मिनल से एक सीरीन अमाइनो एसिड है, यहां भी सीरीन अमाइनो एसिड है। ठीक है, जब आपका फास्फोराइलेज बी को ए में एक्टिव करना है, एक्टिवेट करना है, तो फास्फोराइलेज काइनेज नाम का एक एंजाइम आएगा जो एटीपी को इस्तेमाल करके, समझे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस 14th पोजीशन पर जो सीरीन है इसके साइड चेन जो OH है इस पर बाइंड कर जाएगा। जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड किया ये एंजाइम मोर एक्टिव फॉर्म में आ गया जो एंजाइम ए बन गया। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दीजिए। अंशिका दिक्कत है बेटा, बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी समय अगर इस एंजाइम में काम हो गया, हम चाहते हैं कि फास्फोराइलेज ए को वापस बी में कन्वर्ट करे, तब यहां एक दूसरा एंजाइम आएगा, उसका नाम है फास्फोराइलेज फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज यहां लिखा है मैंने, प्रोटीन फॉस्फेटेज। ये क्या करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल करके हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो वापस से आपका सीरीन मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा और वापस से ये फास्फोराइलेज ए में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि लेस एक्टिव एंजाइम है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो हमें बताइए। यस सर क्लियर है, आगे समझ। वेरी गुड बेटा, बहुत सही है बेटा। चलिए, और जो दूसरा जो बच्चा बैठा है आप भी कमेंट कीजिए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, आप भी बताइए कुछ। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता हूं, प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन इस एक एंजाइम है, इसका नाम है प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन, के फॉर काइनेज, ए फॉर ए, प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम। ये एंजाइम यूकेरियोट में सबसे ज्यादा पाया जाता है और हर जगह पाया जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ी भूमिका है कि ये पीके करता क्या है, किसी मान लो कोई एंजाइम ई है, ई पर डालो पीके को, तो इस ई पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये जोड़ के रख देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें। अगर सब क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप मैंने बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका रेगुलेशन किसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा किया जाता है। इसको आप याद कर सकते हैं। तो यहां है मॉडिफिकेशन, जैसे फास्फोराइलेशन होता है तो फास्फोरिक ग्रुप कहां से आता है, एटीपी से। कहां ऐड करते हैं, तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना पड़ती है। ठीक उसी समय एसिटाइलेशन ग्रुप को ऐड करोगे कहां, हिस्टोन में, तो डीएनए के पैकिंग ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर सकते हो। मेरिस्टोलेशन को ऐड करोगे एसआरसी में, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन को रेगुलेट कर सकते हो। इसी तरह तमाम यहां ग्रुप दिए गए हैं, जिस ग्रुप को इस पर्टिकुलर एंजाइम या पर्टिकुलर प्रोटीन से बाइंड करोगे तो इनका पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप रेगुलेट कर सकते हो। इसको याद कीजिएगा, रिमेंबर देम, याद कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो हमें बता दीजिए। इन सबसे क्वेश्चन आया है और अभी आपको क्वेश्चन एक बनवाएंगे हम, जो प्रीवियस पेपर में पूछा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक है कि प्रोटीलिटिक एक्टिवेशंस कैसे एंजाइम को रेगुलेट करता है। इस बात को अब समझने की हम कोशिश करते हैं। एसआरसी क्या होता है सर? एसआरसी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब हम पढ़ाएंगे आपको सेल सिग्नलिंग पाथवे, उस सेल सिग्नलिंग पाथवे में एसआरसी के बारे में बताएंगे। एसआरसी क्या है? एक प्रकार का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से प्रोटीन है जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। जब पढ़ाएंगे सेल बियोलॉजी तो वहां बताएंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में कैसे। हाँ, एसआरसी आरएस क्या होता है? हाँ वही बताया ना। अरे रैस पाथवे, मैप पाथवे सब प्रोटीन है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो आपके सेल सिग्नलिंग पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसको अलग से बताएंगे सेल बियोलॉजी में जब पढ़ाएंगे आपका
सेल सिग्नलिंग पाथवे, वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल दिखाया गया है। अभी इतना ही समझो कि एसआरसी और आरएस ये प्रोटीन, ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो कि सेल सिग्नलिंग पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। और कोई दिक्कत है तो पूछिए, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई दिक्कत है किसी को और तो पूछ लो, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछिए। ओके सर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि अब कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो जिनका जब सिंथेसिस होता है तो वे जाइमोजेन फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। जाइमोजेन मतलब ये इनएक्टिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होंगे। जब उनकी काम की जरूरत पड़ेगी, व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ती है उनकी, तो क्या होगा, इनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सवाल है कि इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कैसे करोगे, तो यही पर चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी रिलीज होते हैं, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ये सब क्या है, जेन सब क्या है, ये सब आपका इन एक्टिव एंजाइम है। सब इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, शुरुआती दौर में इनएक्टिव फॉर्म में ही ये रिलीज होते हैं। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनमें क्या करते हैं ना, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करते हैं। क्या करते हैं इनमें, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करते हैं। कैसे समझोगे, यहां देखो मैंने एग्जांपल लिया है ट्रिप्सिनोजेन का, कि ये ट्रिप्सिनोजेन एक जाइमोजेन पेप्टाइड है। इसमें क्या किया कि इंटेरोपेप्टिडेज नामक एक एंजाइम है जो कि आपके ड्यूडेनम में पाया जाता है। इसने आया और आ करके क्या किया इसने कि वैलिन से लेकर के लाइसिन तक के इस रेजिड्यू को काट के हटा दिया। वैलिन से मतलब कि 1 से लेकर 6 रेजिड्यू को काट के हटा दिया, क्योंकि 1 से 6 रेजिड्यू नॉट नेसेसरी, ये ट्रिप्सिनोजेन की जरूरत नहीं था। इसकी वजह से ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव था। जैसे ये कट के यहां से हटा, पेप्टाइड क्लीवेज हुआ, तो आपका ये ट्रिप्सिन कटा हुआ पार्ट बन गया, दिस बिकम्स एक्टिव। ये होता है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। एक्टिव फॉर्म इस, हाँ एक्टिव फॉर्म, यस यस यस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन सब क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में ही सिंथेसाइज होता है, क्यों? ठीक है, जब इसकी जरूरत पड़ती है तब इस इनएक्टिव पेप्टाइड में किसी पर्टिकुलर पेप्टाइड फ्रैगमेंट को काट देते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत उनके फंक्शन के लिए नहीं है। जैसे ही काट के हटाओगे आपको इस तरह का फंक्शनल एक्टिव एंजाइम मिल जाता है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां दूसरा बात एक और मैंने नाम लिया है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, खास करके फाइब्रिनोजेन। जब फाइब्रिनोजेन पर थ्रोम्बिन से अटैक किया जाएगा तो यह बनाता है फाइब्रिन क्लॉट बनाता है। तो फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव है, फाइब्रिन क्लॉट एक्टिव हो जाता है। उसी तरह एक एंजाइम है, एक आपका एंजाइम है प्रोकास्पेज टू कास्पेज, ये काम करता है पीसीडी। पीसीडी क्या है, पीसीडी है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जहां एपोप्टोसिस होती है, जहां सेल का प्रोग्राम सेल डेथ किया जाता है, वहां पर प्रोकास्पेज से कास्पेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है। ये कास्पेज बहुत टाइप का होता है, कास्पेज 1, 2, 3, 4, इस तरीके के तमाम एंजाइम पाए जाते हैं। जब इनकी जरूरत पड़ती है आपके प्रोग्राम सेल डेथ में, इनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। यह भी एक एग्जांपल है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज का। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो हमें बताइए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो बता दीजिए। और दूसरा जो बच्चा जो बैठा है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई भी आप जवाब दीजिए ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए सवाल, इसको अभी बना करके हमें दिखाइए। कुछ सवाल है प्रीवियस ईयर पेपर का, उसको बना करके आपको दिखाना है।
इस सवाल को बनाकर दिखाइए। बाकी जो दूसरा बच्चा है आप भी बनाइए सवाल को, और अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है लेक्चर को पढ़ने में, देखने में, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। वन का बताइए अंशिका जी, वन का बताइए, वन का। टू का तो आपने बता दिया है। हाँ टू का बता, भी चेक करेंगे। जो दूसरा बच्चा बैठा, आप भी बेटा जवाब दो। जवाब नहीं मिल रहा है यहां से, कोई नहीं, चलो पहला सवाल का जवाब दो अंशिका, जल्दी बताओ, मैं सॉल्व करता हूं। इसमें कहता है कि कौन सा मॉडिफिकेशन है ऐसा जो डीएनए और प्रोटीन दोनों पे होता है। ठीक है, यूबीक्यूटिनेशन की बात करोगे तो ये प्रोटीन पे होता है, डीएनए में नहीं होता है, ऑप्शन डी गलत है। सिमुलेशन की बात करोगे, ये प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता, याद करना पड़ेगा। एडीपी राइबोसाइलेशन, ये भी आपका प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता है। आंसर है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन प्रोटीन पर भी होता है और मिथाइलेशन डीएनए पर भी होता है, तो आंसर बी इज करेक्ट, वन का। सेकंड क्वेश्चन है फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक रेगुलेशन, आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, इसका आंसर होगा बी। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन। मिथाइलेशन होगा क्यों सर? अरे मिथाइलेशन होता है डीएनए में जो बेसिस है ना, बेसिस, इस बेस पर हम मिथाइलेशन करते हैं बिना इस बेस के सीक्वेंस को चेंज किए हुए। इसी को ना कहते हो एपिजेनेटिक, इसी को बोलते हैं एपिजेनेटिक कंट्रोल। एपिजेनेटिक कंट्रोल करते हैं मतलब डीएनए के बेस में जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिडिन, यूरिडिन है, इस पर मिथाइल ग्रुप जोड़ करके इसके एक्सप्रेशन कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं थ्रू एपिजेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, यही मिथाइलेशन आपके प्रोटीन में भी होता है, सर्टेन अमाइनो एसिड में भी आप मिथाइल को ऐड कर सकते हैं। क्या यह बात समझ में आई? सर क्यों नहीं किया लिखा था वो, क्यों नहीं किया लिखा था वो, मतलब वन डी नॉट श्योरली कंफर्म। हाँ, तो यूबिक्यूटिनेशन क्या है? यूबिक्यूटिनेशन एक ऐसा टैगिंग मॉलिक्यूल है जिसको प्रोटीन पर जोड़ करके प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत अंशिका? समझ नहीं पाया मैं कि क्यों नहीं किया लिखा था वो, पता नहीं क्या समझ नहीं पा रहा मैं, ठीक से बताइए। क्वेश्चन 2 समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बनाइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना कर दिखाइए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। हाँ, सुमोलेशन क्या होता है उसमें, सुमोलेशन क्या होता है भैया? अरे सुमोलेशन एक ग्रुप है, चलते प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूं, देखो यहां कहीं ना कहीं यहां नहीं दिया है सुमोलेशन, यहां नहीं दिया है। सुमोलेशन ग्रुप होता है जहां पर हम ऐड करते हैं, वो प्रोटीन में ही होता है। सुमोलेशन ग्रुप है, आपको अगले क्लास में बताएंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये प्रोटीन में ऐड होता है, डीएनए वगैरह में ऐड नहीं करते हैं। ठीक, आगे बोलो और बताओ, कोई दिक्कत है सर? हाँ, कोई और दिक्कत है? सोमोसोमी ग्रुप होता है, केमिकल ग्रुप होगा, कोई ग्रुप है जो ऐड होता है प्रोटीन में। सब कोई ना कोई ग्रुप ही है, कोई ना कोई ग्रुप ऐड हो रहा है।
इस न्यूमेरिकल का जवाब दो, जल्दी से बनाओ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल जल्दी से बनाओ, सभी लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हाँ न्यूमेरिकल बनाओ, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बनाओ। न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। सुमो क्या है? सुमो इज यूबिक्यूटेन लाइक मॉडिफायर। जान लो, अंशिका जवाब मिल गया। सुमो इज यूबिक्यूटेनेशन लाइक मॉडिफायर। ये क्या करता है? सुमो प्रोटीन टैग एंड क्लीव द प्रोटीन। ये यूबिक्यूटेशन की तरह होता है, प्रोटीन पर टैग करके प्रोटीन को क्लीव करता है। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। जल्दी से न्यूमेरिकल बनाओ सभी बच्चे। देखो मैं बता, इसमें क्या करता है, इसमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है किसका? NaDH और वाटर के ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। तो पहले लिख लो, NaDH को ऑक्सीडाइज करो। तो जब NaDH का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा? NAD प्लस प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर को ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनेगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा बेटा। ये बन गया ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकेंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका दिया है पोटेंशियल प्लस 0.315, इसका दिया है माइनस 0.815। फाइनली पूछ क्या रहा? फाइनली आपसे पूछता है कि 1 मोल NaDH का ऑक्सीडेशन एक मोल NaDH का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के द्वारा। तो कैसे करोगे ऑक्सीडेशन NaDH का? NaDH प्लस O2, इससे क्या बनेगा? NAD प्लस प्लस आपका बनेगा, यहां बन जाएगा वाटर। मतलब 1 और 2 को ऐड करके हमको तीसरा रिएक्शन तैयार करना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो NaDH जा रहा है फॉरवर्ड में, यह भी NaDH NAD प्लस बना, लेकिन यहां देखो, यहां वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन हमने यहां उल्टा लिया, ऑक्सीजन से वाटर बना रहे हैं। तो इसको क्या करो? रिवर्स करो। रिवर्स सेकेंड इक्वेशन, रिवर्स करोगे सेकेंड इक्वेशन को तो क्या होगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से ये प्लस हो जाता है, चेंज साइन। तब निकालो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो। E0 क्या होगा? E0 रिड्यूस्ड प्लस E0 ऑक्सीडाइज्ड। तो 0.815 और 0.315 को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.130, ये मिल जाएगा आपको। तो यहां से पहले आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाहर निकालना है। कैसे निकाला आई समझ में बात? कोई दिक्कत हो किसी को पूछ लो। जब यहां से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया और आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, आपको मैं इसका फॉर्मूला बता चुका हूं।
डेल जी नॉट होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू माइनस n for number of electrons transferred फैराडे कांस्टेंट इनटू ई नॉट सेल। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी ट्रांसफर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अगर कहीं पर डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स में तो मल्टीप्लाई करके सेम करते। तो नंबर 2 यहां लिख दो। फैराडे कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम और ई नॉट सेल यहां दे ही दिया है। तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपको उत्तर मिल जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करना, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? कैसे निकालते हैं? क्या क्लियर हुआ? कैसे इस रिएक्शंस को, कैसे इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने आपके सामने में स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निकाला है कैलकुलेट करके। आई समझ में बात? आपको इस तरीके से इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर रिएक्शंस को बनाना है और सोल्व करना है। आया समझ में? जवाब दो। जल्दी जवाब दो। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हाँ सही है बेटा, सही है, सही है अंशिका, सही है। लेकिन इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें पूछा है किलो जूल में पूछा है, तो इसको क्या करो, डिवाइड बाय 1000, 1000 से भाग दे देना, किलो जूल में उत्तर आ जाएगा अंशिका। सही उत्तर है अंशिका आपका। 1000 से उसको भाग देना, क्योंकि जो आपने आंसर लाया वह जूल में है, वह पूछ रहा है किलो जूल, तो 1000 से भाग दे दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर। कोई सवाल हो तो पूछ लो, क्लास खत्म होने वाला है। हाँ सही है अंशिका, गुड, वेरी गुड आंसर, सही उत्तर है, उत्तर सही है। चलो तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेक्चर अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, आपकी परेशानी दूर हो रही हो, आप सवाल बना पा रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।